बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हेड्स ऑफ इनकम वाली बात के नीचे जो दो पैरे हैं वो बता दें। मैं पहला पैरा बोल रहा हूँ, किसी भी हेड ऑफ इनकम के सामने जो अमाउंट लिखी जाती है वो कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल उस हेड के अंदर उस साल में कितने पैसे कमाए माइनस टोटल उस हेड के अंदर उस साल में कितने पैसे खर्च किए। सर समझ आ रही है? वो उसमें से वो माइनस करते हैं, जो अमाउंट आती है वो उस हेड के सामने लिखी जाती है। अगर यहाँ पे 100 लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस के सामने, तो ये कैसे आया? उस हेड में कमाए कितने, सेल कितने की 180 की, उस हेड में खर्च कितने किए 80 के, ये 100 का बैलेंस यहाँ पर आ गया। जी जिस भाई ने सवाल पूछा है प्लीज़ हाँ ना करें। हाँ है, थैंक यू। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। सर जी, किसी हेड ऑफ इनकम के हवाले से जो खर्चा किया अगर वो ज्यादा है, किसी हेड ऑफ इनकम में जो खर्चा किया वो ज्यादा है और जो इनकम है वो कम है, तो वो कहते हैं जितनी अमाउंट से खर्चा ज्यादा होगा समझा जाएगा उतना लॉस सस्टेन कर लिया। दूसरा पैरा ये लिखा हुआ है, रेड कलर से इसको मैंने हाईलाइट करके समझाने की कोशिश की है। अल्लाह की रस्सी तो दराज है, मैं कह रहा हूँ कि ये भी दराज हो जाए तो अपना काम चल जाएगा थोड़ी देर के लिए। हाँ भाई, ये 20 है, ये 20 माइनस में आ रहा है। क्यों आया? इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में टोटल खर्चा 120 का हुआ है और टोटल सेल 100 की भी है, तो 20 रुपए जितनी अमाउंट से खर्चा एक्सेस है, ज्यादा है, वो 20 है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के सामने लिख दिया। डन हो गया? अच्छा जी, हेड्स ऑफ इनकम की ये बातें भी मैंने आपसे कर ली। ये भाई ने सवाल पूछा था, कल एक डिस्कशन और छिड़ी, 2 स्टूडेंट्स क्लास के बाद मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि सर हेड्स ऑफ इनकम में जो आपने टैक्स के हवाले से डिस्कशन बताई है, जो आपने टैक्स के हवाले से डिस्कशन बताई है, उसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपने पहले पढ़ाया था। उसमें आपने कहा था जो टैक्स एफबीआर को डायरेक्टली जमा कराया जाए वो डायरेक्ट टैक्स है, जो थ्रू इंटरमीडिएट जमा कराया जाए, याद है ना, ये दोनों बातें भी थी। फिर उसने उस बात को रिलेट किया डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स से, और एक स्टूडेंट ने कहा सर आपको सैलरी मिलती है एसबीआई से, 1 लाख रुपए सैलरी पर 10,000 रुपए टैक्स कट के आपको मिलता है, तो जो टैक्स आपको कट के मिलता है वो डिडक्शन ऑफ टैक्स है। मैंने कहा जी बिल्कुल है। उसने कहा सैलरी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? मैंने कहा ये डायरेक्ट टैक्स है। उसने कहा टैक्स तो आपको कट के मिल रहा है। सवाल वैलिड है? वैलिड है सवाल? अब इसका जवाब सुने। इसका जवाब ये है कि भाईजान जो पैसा मुझे मिल रहा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, वो जो टैक्स कट रहा है उसके लिए मैं पर्सनली लायबल हूं एफपीआर को, यानी जो इनकम टैक्स है उसमें उसके वाले से मैं एफबीआर को पर्सनली लायबल हूं, जवाबदेह हूं। एफबीआर मुझसे पूछेगा मैं उसे जवाब दूंगा। ये इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया अपनी बाइक में, अगले दिन जाके पूछा हाँ जी भाई फिर टैक्स जमा करा दिया था जो मैंने कल दिया था? कभी पूछा? नहीं पूछा।
मेरी जिम्मेदारी जब मैंने उसको पैसे दिए तब खत्म हो चुकी थी। ये इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसके लिए अल्टीमेटली मैं रिस्पॉन्सिबल हूं और मैंने एफबीआर को जवाब देना खुद। इनडायरेक्ट टैक्स जब मैंने टैक्स उसको दे दिया, मेरी जिम्मेदारी इतनी थी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब जब एसबीआई ने मुझे 1 लाख रुपए सैलरी दी जिस पर 10,000 टैक्स कट चुका था, तो क्या ये डायरेक्ट टैक्स है? यस, क्योंकि गर्चे 10,000 रुपए का टैक्स कट कर मुझे 90,000 मिला है, लेकिन जो मेरी टोटल इनकम होगी उस पर टैक्स की जिम्मेदारी मेरी अपनी है, एसबीआई की नहीं है। मैं साल जब मेरा पूरा हो जाएगा, मैं अपनी इनकम कैलकुलेट करूंगा, मेरी इनकम बनी 12 लाख रुपया, उस पर टैक्स बना 1,20,000 रुपया। एसबीआई ने मेरा 1 लाख रुपए का टैक्स काट कर एफबीआर को जमा कराया हुआ था। मैं उन्हें कहूंगा ये देखो मेरा टैक्स 1,20,000 बनता है, 1 लाख रुपया पहले ही एसबीआई ने आपको जमा करवा दिया है, मेरा टैक्स काट के बकाया 20,000 रुपया मैं आपको ये दे रहा हूं। यानी उस पूरी इनकम और उस पर जितना टैक्स बनता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं। इस वजह से ये डायरेक्ट टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट के केस में ऐसा नहीं होता। ये एक क्वेश्चन कल पूछा था स्टूडेंट ने, मैंने उसे उस वक्त बता दिया था, बट मुझे लगा कि आपको मजीद एक्सप्लेन कर देना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ आ गई? यस और नो? मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर छोटी सी बात बताता हूँ, उसको याद रखेंगे तो भी आपका गुजारा हो जाएगा। सर, अगर एसबीआई ने उधर करवाए 1,20,000 है, आपका टैक्स भी 1,20,000 1,20,000 ही बनता है, तो फिर भी आप जाके उनको कहेंगे कि मेरा, मैं फिर भी जाके बताऊंगा कि भाई मेरा 1,20,000 टैक्स बनता है, एसबीआई ने ये देखो 1,20,000 का टैक्स आपको जमा कराया, उसके चलान मेरे पास है, अल्लाह पाक शुक्र, मैंने आपका कोई पैसा नहीं देना। एसबीआई आपको पूरी 1 लाख दे, आप कुछ साल के बाद कर देगा। एसबीआई मुझे पूरी 1 लाख देगा, मैं एफबीआर को बताऊंगा कि ये मुझे एसबीआई ने 1 लाख रुपए सैलरी दी है, इस पर 10,000 टैक्स बनता है, साल के बाद मैं उसे 10,000 रुपये जमा कराऊंगा। वैसे एसबीआई हमेशा काटेगा, चूंकि एसबीआई भी मजबूर है एफबीआर के ऑर्डर की तरफ से। ये बातें चैप्टर नंबर 7 में आपको बताऊंगा। एसबीआई मेरा टैक्स काटेगा, मेरी तो अपनी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे एसबीआई वाले भूल जाए, लेकिन एसबीआई भी मजबूर है कि वो मुझे जब सैलरी देगा तो टैक्स काट के देगा। जब जॉब चेंज करेंगे, मैं एसबीआई से राइट में जॉब की तो कोई बात नहीं, राइस से जो मेरी सैलरी डिसाइड हुई है वो उस पर टैक्स काट रहे थे, एसबीआई से जो मेरी सैलरी है उस पर वो टैक्स काट रहे। मैं जिम्मेदार हूँ, टैक्स काट रहे हैं, साल बाद देखा जाएगा मेरा टैक्स बनता कितना है और मेरा टैक्स कटा कितना है। मेरा टैक्स बनता है 100 रुपये, मेरा टैक्स कटा है 60 रुपये, बकाया 40 मुझे उन्हें जमा कराने पड़ेंगे। मेरा टैक्स बनता है 100 रुपये, मेरा टैक्स जमा हुआ है 100 रुपये, मैं उन्हें कहूँगा भाई कोई लेना देना नहीं है। मेरा टैक्स बनता है 100 रुपये, मेरा टैक्स जमा हुआ है 120 रुपये, मैं उन्हें कहूँगा भाई वो 20 रुपये मुझे वापस कर दो, रिफंड क्लेम करूँगा। डन हो गया सर जी? जी, मैं गल मुका रहा सी, भाई ने फिर सवाल शुरू कर दिया। जी आप बात कर लें। असल में मैं ना बात को कंक्लूड कर रहा था। बाज़ औक़ात ना बात फैल जाती है, और जब बात ज़्यादा फैल जाती है तो मेरा दिल चाहता है मैं 3-4 जुमले आपको तोहफा करके आगे निकल जाऊँ कि ये बस बात याद रख लेना, बाकी ज़िंदगी में बहुत सी बातें सुनी, कहा सुना माफ़। ठीक हो गया? वो कौन सी बात है? लो सर, अब आगे जो मैंने चलना है, मैं कंक्लूड करने लगा था, फिर दोबारा कह रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसके लिए मैं अल्टीमेटली लायबल टू द एफबीआर हूं, और अगर एसबीआई ने मुझे सैलरी दी और टैक्स काट कर दी तो भी उससे मैं अपनी इनकम के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हूं। इस वजह से जो सैलरी है वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक हो गया? और डिडक्शन ऑफ टैक्स और कलेक्शन ऑफ टैक्स एक अलग स्टोरी है। टैक्स आपने पैसे लेने थे, टैक्स कट के मिला, डिडक्शन ऑफ टैक्स।
आपने पैसे अदा करने थे, टैक्स शामिल करके अदा किए, कलेक्शन ऑफ टैक्स। याद है ना ये वाली बातें? तो चलो सर, और कोई सवाल जो आप पूछना चाहें? इनकम दो तरह की होती है, एक वो जिस पे टैक्स लगता है और एक वो जिस पे टैक्स नहीं लगता। वो जिस पर टैक्स लगता है प्लस वो जिस पे टैक्स नहीं लगता, दोनों को जमा कर देंगे तो टोटल इनकम बनेगी। और अगर वो जिस पर टोटल इनकम जो है उसमें से एग्जेम्प्ट इनकम लेस कर देंगे और फिर डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर देंगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम कौन सी इनकम है? जो टैक्स के काबिल है, यानी जिस पर टैक्स रेट अप्लाई होता है। डिडक्टेबल अलाउंस कौन कौन से हैं? कल पढ़ाए थे। ज़कात था, WWF था, WPPF था, एजुकेशनल एक्सपेंस थे। कल मैंने आपको ना डिडक्टेबल अलाउंस का मिजाज बताया था कि डिडक्टेबल अलाउंस तो असल में इनकम को कम करता है, जो इनकम को कम करेगा अल्टीमेटली उससे टैक्स भी कम हो जाए। अच्छा जी, ये वाली बात भी हो गई। फिर ज़कात के बारे में 4 बातें लिखी हुई हैं। बात नंबर 1, जो बंदा ज़कात पे करेगा उसको एज डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। लेकिन ये पेमेंट किसके मुताबिक होनी चाहिए? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस क्या कहता है? वो कहता है भाईजान ये कानून है, इसके मुताबिक पेमेंट करो। अगर कोई बंदा छुप के अपने रिश्तेदार को ज़कात दे आता है और वो फिर बाद में कहता है टैक्स वालों को कि मुझे एज डिडक्टेबल अलाउंस ज़कात माइनस करने की इजाज़त दी जाए, तो नहीं दी जाएगी। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो पैसे दिए जाएंगे वो माइनस करने की इजाज़त होगी। बात नंबर 2, अगर ज़कात किसी हेड में से, किसी हेड ऑफ इनकम में से माइनस हो चुकी है तो वो टोटल इनकम में से दोबारा माइनस। कल वाली एग्जांपल याद है? प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात माइनस हो चुकी थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के सामने जो अमाउंट आई थी वो ज़कात लेस करके आई हुई थी, और अगर वहाँ से ज़कात लेस होगी तो टोटल इनकम में से दोबारा लेस नहीं होगी। ये दूसरी बात थी। फिर हमने बात की थी तीसरी बात ये कि अगर एक बंदे ने 300 रुपये ज़कात दी है जबकि उसकी इनकम ही 200 रुपये है, तो जो एक्सेस ज़कात दी है उसका कोई रिफंड, एक्सेस ज़कात का कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा, और दूसरे नंबर पे एक्सेस ज़कात कैरिड फॉरवर्ड भी नहीं होगी। लो सर, ये वाली बात आपके साथ डिस्कस कर ली। वर्कर वेलफेयर फंड क्या कहता है? वर्कर वेलफेयर फंड कहता है कि इसका कानून है वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971। अगर इसके तहत कोई पेमेंट की जाएगी तो वो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। अलबत्ता अगर ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन हो और आपने वर्कर वेलफेयर फंड की पेमेंट कर किसको दी है? प्रोविंस को कर दी है, तो वो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड भी बिल्कुल सेम यही है। फ़र्क क्या है? कानून 1968 का है और फिर वही जुमला भी वही है, ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोविंस को दे दी तो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। प्रोविंस को दे दी मतलब प्रोविंस में किसको दे दी? असल में ये फेडरेशन का टैक्स हम पढ़ रहे हैं। ये वो टैक्स है जो विफाक लागू करती है और इसके पैसे विफाक को आते हैं। ठीक हो गया? अगर इसके पैसे प्रोविंशियली खर्च हो जाए, किसी एक प्रोविंस में खर्च हो जाए, तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करती विफाक, फिर वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होती। ठीक हो गया? ये असल बात है। सर अगर किसी बिजनेस को लॉस हो किसी में, तो सर फिर भी उस पर टैक्स होगा? नहीं, टैक्स इनकम पे होता है, लॉस पे नहीं होता। सर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? जी, लॉस कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है। लॉस नहीं, टैक्स के मतलब 1 साल आपको अगर नुकसान हुआ है तो उसका टैक्स माफ कर अगले साल पिछले वाले साल। सवाल थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन जो मैं आपका मकसद समझाऊं उसका जवाब ये है कि यस हो सकता है। चैप्टर नंबर 11 का पूरा एरिया है लॉसेस का, जिसमें ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, किसका लॉस किसके साथ एडजस्ट किस तरह हो सकता है। ठीक है सर, कोई ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट कराची में और वो शौकत खानम लाहौर को ज़कात दे या वेलफेयर फंड दे, हाँ। वो टैक्स डिडक्टेबल है या? सर देखें, जो शौकत खानम को जो डोनेशन मिलेगा
वो उस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है। अगर उसको ज़कात दी जाती है तो क्या डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा सर। ये वाली बात वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के हवाले से है जो मैंने आपको ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन वाली बताई है। ये ज़कात या डोनेशन के हवाले से नहीं है, ठीक है सर। लो सर, अब अगली बात आपके साथ करने को, यहाँ तक तो मैंने आपको कल तक पढ़ा दिया था। आज की ताज़ा खबर जो है वो सुन लीजिए। लो सर, स्टोरी ये है, अगर कोई बंदा जिसकी इनकम 15 लाख से कम है, सालाना इनकम 15 लाख से कम है, और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा कितना? 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% of taxable income और 60,000 into number of children whichever is lower। अब बेसिकली इसको समझाने के लिए मैंने 3 स्टेप बना दिए। स्टेप नंबर 1, ये इंडिविजुअल हो अगर कोई। स्टेप नंबर 2, उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, इंडिविजुअल हो, टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम हो, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो उससे, इन दोनों शर्तें पूरी होने पे हमें ये पता चल जाएगा कि इसे डिडक्टेबल अलाउंस मिलना है। कितना मिलना है, इसके लिए हमें स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा। वो कहता है जितनी बच्चे की ट्यूशन फी थी उसका 5%, या जितनी उस बाप की टैक्सेबल इनकम थी उसका 25%, या जितने बच्चे थे मल्टीप्लाई बाय 60,000, जितने बच्चे थे मल्टीप्लाई बाय 60,000। एक एग्जांपल मैं आपके सामने पिच कर रहा हूँ, इस एग्जांपल सामने आपके मौजूद है, वो देखते हैं और फिर एक दूसरी एग्जांपल होगी जो आप अपने रजिस्टर पे करेंगे। तो जो एग्जांपल पहली मैं करा रहा हूँ वो ज़्यादा तवज्जो से कीजिएगा कि अगली आपने खुद करनी है। सर जी, एक बंदा है, उसका नाम है मिस्टर ए, उसकी टोटल इनकम है 15,30,000, उसने ज़कात पे की है 50,000 रुपये की, तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 14,80,000। अब वो अगली बात ये करता है, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक का नाम है ए स्मॉल और एक का नाम है बी। ए की ट्यूशन फी है 1 लाख, बी की ट्यूशन फी है 2 लाख। आप बताइए कि क्या उसे डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? शर्त क्या है? इंडिविजुअल हो और इनकम 15 लाख से, इनकम 15 लाख से कम हो, शर्त तो पूरी हो रही, मिलेगा। अब अगला सवाल है कितना मिलेगा? तो ट्यूशन फी का 5%, ट्यूशन फी कितनी है? 3 लाख का 5%, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है? 14,80,000 का 25%। जी 3 लाख है। $3,70,000। तीसरा आ गया 60,000 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं? 2। इन तीनों में से कौन सा लेंगे? लो, तो भाई 15,000 डिडक्टेबल अलाउंस है,
जो अलाउड एज डिडक्शन होगा, जिसके बाद उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 14,65,000। यहाँ पे दो बातें आपके साथ मजीद करना चाहता हूँ। पहली बात, ट्यूशन फी का 5% है। हम जब इदारे में जाते हैं, जनरली जब स्टूडेंट जाते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, तो वो रजिस्ट्रेशन फ़ी भी देते हैं, वो लाइब्रेरी फ़ंड भी देते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो फ़ी भी पे करते हैं। लेकिन जो उनको डिडक्टेबल अलाउंस मिल रहा है वो सिर्फ किस पर मिल रहा है? ट्यूशन फ़ी पर। अच्छा, आप लोग जनरली सिर्फ ट्यूशन फ़ी दे रहे होते, आप लोग तो दे ही ट्यूशन फ़ी रहे होते। लो सर, तो ट्यूशन फ़ी की बात आपको समझानी थी। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आनी चाहिए, दरमियान में आवाज़ गई है लेकिन अब आ रही है। चलो शुक्रिया। अच्छा, अब अगली बात है, सवाल ज़रा ध्यान से सुनना। एक तरफ तो सर आप कहते हैं कि टैक्सेबल इनकम का मतलब है इनकम में से एग्जेम्प्ट भी लेस करो और डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस करो, फिर टैक्सेबल इनकम आएगी। यही कहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एजुकेशनल एक्सपेंस जो कि खुद एक डिडक्टेबल अलाउंस है, वो निकालने के लिए टैक्सेबल इनकम का 25% लो, तो टैक्सेबल इनकम तो निकलनी इसको लेस करने के बाद है। ओ यस और नो? सवाल समझ आए? कि सर जी ये कैसे हो सकता है कि भाई आप टैक्सेबल इनकम तो निकालेंगे ये एजुकेशनल एक्सपेंस लेस करने के बाद, तो आप कह रहे हैं 25% ऑफ टैक्सेबल, तो कैसे निकल आएगा? तो इसका जवाब है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एजुकेशनल एक्सपेंस टैक्सेबल इनकम विल बी टैक्सेबल इनकम विल बी ऑल डिडक्टेबल अलाउंस लेस करने हैं सिवाय एजुकेशनल एक्सपेंस। यानी यहां पर हमने ये 14,80,000 रुपया इसलिए लिया कि ज़कात लेस करके जो अमाउंट आई वो ली। पॉइंट समझ आ रहा है? ये वाली बात भी आपके साथ कर दी। सर अगर 8% की इनकम ही 15 लाख से कम है तो हमेशा सबसे लोअर अमाउंट निकलेगी 5% ऑफ ट्यूशन फी। यस, हमेशा तो नहीं, ज़्यादातर जी। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इसका नतीजा क्या निकालूं? एक सवाल देता हूं, उसको भी देखिए। ठीक कह रहे हैं आप। मिस्टर बी, कुछ बातों का जवाब सिर्फ यही होता है अच्छा जी। मिस्टर बी, इन भाई की टोटल इनकम थी 14,90,000। इन्होंने ज़कात पे की, बैठे नहीं बेटे मैं पकड़ाता हूँ, इन्होंने ज़कात पे की 20,000 रुपए की। टोटल इनकम थी 14,90,000 की, इन्होंने ज़कात पे की 20,000 रुपए की। इनके 3 बच्चे थे। ए की फीस थी 1 लाख, बी की फीस थी 1.5 लाख, सी की फीस थी 2 लाख। अब आप बता दीजिए क्या इसे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? जी रजिस्टर पे कीजिए ज़रा।
भाई इसको पॉज कर दिया आपने, पॉज कर दीजिए। ले सर, 1490 में से 20,000 लेस किया तो कितना आ गया? मिस्टर भी है, इंडिविजुअल भी है, इनकम भी 15 लाख से कम है, तो ये बात तो कंफर्म है कि मिलेगा। कितना? 5% ऑफ ट्यूशन फी। ट्यूशन फी कितनी थी? 4.5 लाख का 5% जी 22,500। 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम 3 लाख 6-7 ही है ना? अच्छा जी, बच्चे तो 3 थे, कितने हो गए? कौन सा लोअर है? तो सर मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर, ये डिडक्टेबल अलाउंस की 4 बातें थी, चारों आपके साथ कर ली। अब मैं आगे डेफिनेशंस की तरफ चल रहा हूँ, जो हमारा यूनिट नंबर 4 है। मैं यूनिट नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों करवा चुका हूँ। चलूं सर जी आगे। पर्सन, आमतौर पे अंग्रेजी ज़बान में पर्सन से मुराद होता है शख्स, लेकिन टेक्स्ट में ऐसे नहीं। टेक्स्ट में पर्सन से मुराद शख्स नहीं होता। मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे कुरान पाक में जब अल्लाह ताला खिताब करता है तो बाज़ों का लिखा होता है या अय्युहन नास, ए लोगो। बाज़ों का लिखा होता है या अय्युहल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। बाज़ों का लिखा होता है या अय्युहल मुस्लिमून, वो लोग जो मुसलमान है। ये कैटेगरी अलग-अलग है, अलग-अलग लोगों को एड्रेस हो रहा है। जब सारी इंसानियत के लिए मैसेज होता है, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सबके लिए, तो या अय्युहन नास आता है। इसका मतलब है कि एड्रेस होने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसी तरह मैंने अपनी एग्जांपल दे दी। इसी तरह जब लफ्ज़ पर्सन आता है ना टेक्स्ट में, तो इससे मुराद एक शख्स नहीं होता, इससे मुराद इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी यानी पार्टनरशिप भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी हो सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट बैरून मुल्क की गवर्नमेंट भी हो सकती है, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट का सब डिवीजन भी हो सकता है, उसका एक हिस्सा भी हो सकता है, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। यानी जब ऑर्डिनेंस कहेगा, जब ऑर्डिनेंस कहेगा पर्सन, तो इससे मुराद इनमें से कोई भी हो सकता है। अंग्रेजी में आमतौर पे पर्सन से मुराद होता है एक बंदा, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, तो पर्सन का मतलब वो अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ पर वो चक्कर नहीं है। पर्सन का ब्रॉडर मीनिंग है पूरे टैक्स ऑर्डिनेंस में। आपको जब लफ्ज़ पर्सन आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कानून कंपनी पे भी लगेगा, इंडिविजुअल पे भी लगेगा, पार्टनरशिप पे भी लगेगा। यार मेरा पॉइंट पिक करें। जब वो पर्सन लिखे, हर पर्सन को इतना टैक्स जमा करवाना है, और सवाल आ जाता है कि एक कंपनी है, आप बताएं क्या उसे ये टैक्स जमा कराना है, तो इसका जवाब है यस, चूंकि पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी फॉल कर रही है, पार्टनरशिप भी फॉल कर रही है, इंडिविजुअल भी फॉल कर रहा है, गवर्नमेंट चाहे फेडरल हो चाहे
फॉरेन गवर्नमेंट हो और पॉलिटिकल सब डिवीजन जो फॉरेन कंपनी का या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर जी मेरा पॉइंट पिक कर गए हैं? लो सर, पर्सन में ये 7 लोग आते हैं। एक क्विक रीडिंग दें फिर आगे चलता हूँ। अच्छा सर जी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जनरली हमारे पॉजिटिवली सब लोगों से कह रहा हूँ, जनरली हमारे यहाँ एक ट्रेंड होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम देख रहे होते हैं यार ये इसमें ये खामी लग रही है, या इसमें ये खामी लग रही है, या इसमें ये प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा बच्चों, ऐसा नहीं है कि खामी नहीं होती, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हम जो है उसको समझें। बेसिकली इस लेवल पर टेक्स्ट को पढ़ाने का मकसद है आपको समझ आपको टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना आ जाए, टेक्स्ट को समझ आ जाए कि टेक्स्ट क्या है। कानून मौजूद है, कानून को समझना हमारा टारगेट है। अच्छा, ये इसके अलावा एक स्टेप है कि कानून में क्या कमियां हैं इसको हाईलाइट किया जाए। ये भी एक काम है और होता है, लेकिन इनिशियली सबसे पहला स्टेप क्या है? हम कानून को बहुत अच्छे से समझ लें कि क्या कह रहा है। और आप को अगर ये बात पढ़ाई जा रही हो कि कानून क्या है, और आपके जहन में ये होगा यार ये सारी ड्रामेबाजी होती है यार, रिश्वत दो सब हो जाता है, पाकिस्तान है भाई। अगर आप इस अप्रोच के साथ टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ नहीं सकेंगे। मैं बिल्कुल कसम खा के ये नहीं कह रहा कि 100% जो लिखा हुआ उस पर अमल होता है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आपने इसको समझना है कि लिखा क्या हुआ है और सिस्टम है क्या। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि लोग इशारा नहीं तोड़ते। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि यार इस चीज को ध्यान से समझो कि लाल बत्ती पे रुकना होता है, येलो पर अलर्ट होना होता है, ग्रीन पर चलना होता है। सिस्टम को तो समझो ना यार। सर समझ आ रही है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम कानून को, सिस्टम को समझेंगे क्या है ना। टारगेट ये होना, असल में अप्रोच होती है सोचने की। कुछ लोगों की अप्रोच ना मुझे समझ नहीं आती, या कुछ लोगों की अप्रोच ऐसी होती है जो आपको आपके टारगेट से हटा देती है। अभी कल हम एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे तो उसने क्लिप दिखा, उसमें एक दाढ़ी वाला बंदा चोरी कर रहा था। कहता है क्या फ़ायदा है दाढ़ी का। मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं उसको कहा यार उसकी दाढ़ी काबिल एतराज़ नहीं है, उसकी चोरी काबिल एतराज़ है। तो आप ये बात कैसे सोच ले। मैंने उसको कहा यार तुम इस तरह कैसे सोच लेते हो, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि यार सीधी बात करो ना यार। काबिल एतराज़ चीज़ उसका अमल ये है कि उसने चोरी की है। आपने चोरी की बात नहीं कर रहे जो वो कर रहा है। अब इसने दाढ़ी रखी हुई है, ये क्या हरकत है यार, क्या बात कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं या नहीं सोचते? भाई आपने बिल्कुल अपनी खोपड़ी सीधी रखनी है। जो चीज गलत है उसको सोचो ना। जो चीज गलत है वो छोड़ के आप इधर उधर की बातें करते हो, टाइम वेस्ट होता है। फिर कह रहा हूं वल्लाह मैं अपने बच्चों के साथ सिंसियर हूँ और उन्हें पॉजिटिव मशवरा देता हूँ। ये सिर्फ बाज़-औक़ात ना आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ता है कि मैंने क्या सोचना है, मुझे क्या नहीं सोचना चाहिए। वो एक बुज़ुर्ग का कॉल है ग़ालिबन हज़रत अली का कि जो अपनी सोच को पाकीज़ा रखो, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसी डायरेक्शन में फिर आपका अमल होता है। तो अगर आपके ज़हन में कोई गलत सोच आ रही है तो उसको झटकें, उसको अपने दिमाग में ना आने दें। और दूसरी बात, आपने सोचना किस तरह है। बंदा थोड़ा ट्रेन होता है, थोड़ा देखता है। आप किसी अच्छी कंपनी में बैठे, आपके सोचने का अंदाज बदल जाता है।
तो बहरहाल ये सिर्फ एक एडवाइस थी और पॉजिटिवली सब बच्चों के लिए थी कि यार ये सिस्टम क्या है, इसको समझना है, इसके अंदर फिल वक्त नुक्स निकालना हमारा टारगेट नहीं है। दूसरा, इस सिस्टम पे एक्चुअल में अमल दरामद हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है, हो सकती है। अगर कुछ केसेस में नहीं हो रही तो उसके बारे में सोचना हमारा टारगेट नहीं है। यार इसका ये एक बार इसको ग्रिप तो करो, ये है क्या है। तो आप इस तरह के सारे जो तैरने वाले लोग हैं उनसे बहुत ऊपर निकल जाओगे, आपको समझ आ जाएगी टैक्स का लॉ क्या है। सर क्लियर होगी बात? चलते आगे। सर एओपी क्या है? एओपी में 4 चीजें। सबसे पहले फर्म क्या होती है? सर पार्टनरशिप। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये क्या सीन है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, एक बिजनेस का पैटर्न ये है कि फैमिली बढ़ती रहती है, लोग बिजनेस में इन होते रहते हैं, और इस तरीके कार से बिजनेस करने को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। जैसा एक साहब थे, उनका नाम था वन, उनके 4 बेटे थे। एक का नाम था 2, एक का नाम था 3, एक का नाम था 4, एक का नाम था 5। फिर 2 के 4 बेटे हुए, क्या नाम होगा उसका? 6, 7, 8 और 9। 3 के 4 ही है। 10, 11, 12 और 4 के काफी हैं यार। 14, 15, 16, 17 और 5 के भी 18, 19, 20, 21। सर ये 21 लोग हैं, ये फैमिली में बच्चे बढ़ते रहे हैं और वो बिजनेस में इन होते रहे। तो ये जनाब 21 लोग मिलकर चल रहे हैं और बिजनेस चला रहे हैं। अब ये हिंदू अनडिवाइडेड, हिंदू इस तरह बिजनेस करते थे तो इन्होंने एक बिजनेस का फॉर्मेट बना दिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और ये एओपी की कैटेगरी में फॉल करता है। ये ऐसे इनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है पार्टनरशिप का, लेकिन जाहिर बात है कारोबार मुश्तरका है, बाप बेटे पोते मिलके कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया तीसरा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पर्सन 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। एक नेचुरल पर्सन होता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन कौन होता है? जिसको अल्लाह बनाता है। हम सारे इंसान नेचुरल पर्सन हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? जिसको इंसान बनाता है। अली इमरान नेचुरल पर्सन है, स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल पर्सन है। सर समझ आ रहा है? वो आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी कानूनी हैसियत हो, जो केस कर भी सके, जिस पर केस हो भी सके, ऐसे बंदे को कहते हैं आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन 1, 2, 3 3 बातें होगी। चौथा, कोई भी पर्सन जो किसी फॉरेन लॉ के तहत फॉर्म हुआ हो लेकिन कंपनी ना हो तो वो एओपी होगा। 4 बातें थी, चारों कर दी। फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, या एनीबडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर अ लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। सर ये एओपी में ये 4 चीज़ें। ये आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल जो है, इसको कंपनी भी कह सकते हैं?
कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन ही होता है। नहीं सर, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, लेकिन इसने ख़ास तौर पे कह दिया कि कंपनी एओपी की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। शहरों के लिए ये पॉइंट है। हाँ जी। सर फिर हर इंस्टीट्यूशन हो भी सकता है अगर वो कंपनी ना हो तो, और उसकी अलहदा कानूनी हैसियत हो तो। सर जी सर। सर अगर छोटे ग्राउंड पर लाइक कॉलेज के अगर स्टूडेंट्स मिलकर कोई समाजी काम करते हैं तो वो उसमें आर्टिफिशियल थ्योरेटिकल पर्सन में मतलब कॉल कर सकते हैं? अगर उसकी अलहदा कानूनी हैसियत है तो यस। लाइक अगर ना हो मतलब वो खुद ही एक तरह का काम कर रहे हैं तब भी कॉल करते हैं? नहीं सर देखें, अगर तो उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, जुरिडिकल उसकी कैपेसिटी नहीं है, कानून उसको नहीं मानता तो कैसे कर सकते, फिर नहीं कर। पार्टनरशिप में तो यही होता है ना कि अगर वो जुबानी कलामी पर कर लेते हैं तो वो उनकी एक मतलब एग्जिस्ट करती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, वो तो एओपी में आ ही रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी। अच्छा आपको एक चीज़ बताऊं कि वो चाहे ज़बानी कलामी बात कर रहे हों, लेकिन उनका इकट्ठा काम करना इस बात का सबूत होता है कि वो एग्री हैं। असल में तो एग्रीमेंट ज़रूरी है ना, चाहे वो रिटर्न ना भी हो, तो ये बात है ना उसमें पार्टनरशिप की। मतलब उनको रजिस्टर कराना होगा गवर्नमेंट कि जुरिडिकल पर्सन वो तो कानूनी है, तो वो जो फर्म है वो, इसमें क्या मिल पर रखा फिर एओपी और जुडिकल? अगर आप कंपनी पढ़ेंगे ना, अभी इस दो डेफिनेशन के बाद कंपनी की डेफिनेशन है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी और एओपी में क्या फ़र्क है। मुझे फिर 5 मिनट दे दें। कंपनी और एओपी का मतलब समझ आती है, और जब आप कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो ये 5 मिनट दे दें, उसके बाद मैं आपसे खुद पूछूंगा कि अब आपको समझ आई। अच्छा ज़रा मेरे साथ चलिएगा, मैंने आपको ये सारी बात बता दी एओपी क्या है। एक बार फर्म देख लें, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जहाँ मिलके काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। बोर्ड क्या है सर? अब बोर्ड अगर लिखा हो तो उसका मतलब एफपीआर होता है। हाँ, पहले 2007 से पहले लफ्ज़ बोर्ड का मतलब सीबीआर था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था। और एक नई चीज़ ऐड हुई है, अगर कोई मेंबर ऑफ एफबीआर जिसके पास बोर्ड की अथॉरिटी है उसको भी बोर्ड कहा जा सकता है। तो बोर्ड की डेफिनेशन में ये 3 बातें आती हैं। पुराने दौर में सीबीआर बोर्ड था, अब एफबीआर बोर्ड है 2007 के बाद। और तीसरी बात क्या है? मेंबर ऑफ द एफबीआर जिसके पास अथॉरिटी बोर्ड के, उसे बोर्ड कहते हैं। सर जी आपको एक बात बताता चलूं, जब भी आप डेफिनेशन पढ़ें तो सबसे पहले ये देखें कि इसके साथ लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हो रहा है। जब भी डेफिनेशन पढ़ेंगे गौर से देखना, यहाँ लफ्ज़ इंक्लूड इस्तेमाल हो रहा होगा, यहाँ लफ्ज़ मीन्स इस्तेमाल हो रहा होगा। इंक्लूड का मतलब है 1, 2, 3 और 4, ये 4 बातें शामिल हैं इस डेफिनेशन में। लेकिन इसके अलावा कोई और बात हो तो वो भी शामिल हो सकती है। लेकिन जब आप मीन्स की बात करते हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4 बातें शामिल हैं, कोई 5वीं चीज शामिल नहीं हो सकती। सर फर्क समझ में आया? जहां लफ्ज़ इंक्लूड हो इसका मतलब है वो किसी और को एडजस्ट कर सकता है, जहां लफ्ज़ मीन हो इसका मतलब है वो किसी और को एडजस्ट नहीं कर सकता। सर जी बात समझ में आ रही है? इस रो में 6 लाइनें, इस रो में 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर 6 बच्चे बैठे हुए हैं। ये 6 ही हैं, कोई 7वां बंदा इधर एडजस्ट नहीं कर सकता। ये ऐसे जैसे मीन्स है। ये रो है, इसमें 6 सीटें, 5 बच्चे बैठे हुए हैं, एक पे बैग है। ये इंक्लूड है कि ये 5 तो हैं और भी कोई आ सकता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ऐसे समझाने के लिए बताया। इंक्लूड का मतलब है गुंजाइश है, मीन का मतलब है खत्म, पीछे जाओ भाई।
सर क्लियर होगी बात? ये अगर आपको बात समझ आ गई, अब आओ मेरे साथ कंपनी की डेफिनेशन पे। कंपनी की खास बात, इसके साथ लफ्ज क्या लिखा हुआ है? मीन। इसका मतलब है इजाफी कोई बात नहीं करनी हमारे साथ। ये जितने लोग हैं बस वही हैं। कितने हैं सर? 11 लोग हैं। और बच्चों को अक्सर ये पढ़ते वक्त काफ़ी दिक्कत होती थी और याद भी नहीं होते थे, तो मैंने ना इसका निमोनिक बना के इसको ब्रेक कर दिया। इंशाल्लाह आपको क्लास टाइमिंग में लगेगा कि यार ये तो याद करने के लिए आसान है। सर जी एमसीबी का नाम सुना हुआ है? एनबीएफसी नहीं सुना। सर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, टैक्स में काफ़ी ज़्यादा आगे आना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वो कंपनियां जो पैसा देती हों लेकिन वो बैंक ना हो, उसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तीसरा क्या आ गया? एलपीटीएस। ये सुना है यार? ये जो बाहर लाल रंग की बस चलती है स्पीडो, ये एलपीटीएस है ना, लाहौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। हाँ आपस इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है टैक्स के साथ। लाहौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। सर जी एमसीबी, एनबीएफसी, एलपीटीएस, ये 11 अल्फाज हैं। उसको वन बाय वन देखते हैं। 11 वर्ड्स हैं, हर वर्ड से क्या क्या बनता है। सबसे पहले एमसीबी को पकड़ते हैं। एम फॉर मुदारबा, सी फॉर कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2017, बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड और बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। एमसीबी फारिग हो गया सर, एमसीबी हो गया मुदारबा, कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। चलो जी एमसीबी को साइड पे कर दें। नया आ रहा है सर एनबीएफसी। एन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स आउटसाइड पाकिस्तान। इन दोनों में पता है क्या फर्क है? वो इन पाकिस्तान है, ये आउटसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई कंपनी बनी है, इदारा बना है तो वो इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाहर के कानून के तहत कोई इदारा बना है तो वो आउट। एन बी, फिर उसके बाद आगे एफ। एफ क्या? फॉरेन एसोसिएशन। और सी, सी से क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो भाई ये एनबीएफसी भी साइड पे हो गया। एमसीबी, एनबीएफसी। एम फॉर मुदारबा, सी फॉर कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2017, बी फॉर बॉडी फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, एनबीएफसी। एन फॉर नॉन बैंकिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ इन फोर्स आउटसाइड पाकिस्तान, एफ फॉर फॉरेन एसोसिएशन, सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बस अब बिल्कुल आसान है। LPTS, L लोकल गवर्नमेंट, P प्रोविंशियल गवर्नमेंट, T ट्रस्ट, S स्मॉल गवर्नमेंट। ठीक हो गया सर? LPTS इसको इस तरह ब्रेक करके याद करेंगे तो याद हो गया। अलबत्ता 11 आइटम्स हैं, 11, सिर्फ ये 11 कंपनीज हैं। इसके अलावा अगर कोई और आइटम, अगर कोई और चीज़ हो तो वो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी, इसमें गुंजाइश नहीं है। AOP की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। AOP में गुंजाइश है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करती है, दिस विल फॉर्म एन AOP। AOP में गुंजाइश है। AOP में लफ्ज इंक्लूड आ रहा है। तो कंपनी की 11 बातें ज़हन में रखें और फिर जो कंपनी ना हो वो क्या होगा? सर समझ आ गई? ये ऐसा बात है। AOP में लफ्ज इंक्लूड लिखा हुआ है, वहाँ पर मार्जिन है। आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, वो क्या है? वो AOP की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। कंपनी नहीं है तो वो AOP है। लो सर, MCB,
NBFC, LPTS। जल्दी से एक बार रीड कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी। मेरे पे ट्रस्ट करें सर, कल करा दूंगा। पब्लिक कंपनी, टाइम कम है यार, बातें तो बहुत सी आती हैं। पब्लिक कंपनी सर जी, हर वो इदारा, हर वो कंपनी जिसके 50% शेयर, हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसके पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, तो वो एक पब्लिक कंपनी होगी। हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, तो वो पब्लिक कंपनी होगी। हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर फॉरेन कंपनी के पास हैं, जो कि होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है, तो ये भी पब्लिक कंपनी होगी। एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसके 55% शेयर्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के पास, तो ये कौन सी कंपनी होगी, बी लिमिटेड, इसके 65% शेयर्स ईरानी गवर्नमेंट के पास है, तो ये कौन सी कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी होगी। सी लिमिटेड, इसके 60% शेयर डी लिमिटेड के पास हैं, जो कि एक फॉरेन कंपनी है, और इस फॉरेन कंपनी के 100% शेयर्स यूके गवर्नमेंट के पास हैं, तो ये पब्लिक कंपनी। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हैं। चौथी बात, हर वो कंपनी जो साल के आखिरी दिन तक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहे, वो पब्लिक कंपनी। जिसके शेयर्स, जिसकी सिक्योरिटीज आखिरी दिन तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड रहे, वो पब्लिक कंपनी है। यूनिट ट्रस्ट, जिस तरह कंपनी के शेयर्स होते हैं, इस तरह यूनिट ट्रस्ट के यूनिट होते हैं। जिस तरह कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इसी तरह यूनिट ट्रस्ट के यूनिट्स पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं कि लोग खरीद सकें। वो यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं कि लोग उसको खरीद सकें, उस यूनिट ट्रस्ट को भी पब्लिक कंपनी माना जाता है। 5 इदारे, मेरी एक बात ध्यान से सुनने, फिर उसके बाद पढ़ें, उसके बाद ख़त्म करेंगे बात। सबसे पहला, वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जो कि होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, वो कंपनी जो आखिरी दिन तक जिसके शेयर लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज पर, और वो कंपनी जो, वो यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक हो। ठीक हो गया। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, अगर किसी सवाल में एक शर्त भी पूरी हो जाए, वो आपको कह दे कि ए लिमिटेड के 50% शेयर बलोचिस्तान गवर्नमेंट के पास है, आपने कहना है बस जी ये पक्की बात है, पब्लिक कंपनी है। अगर वो ये कह दे, सवाल आया पास पेपर E5 में आपको करा रहा हूं, अगर वो ये कह दे कि, अगर वो ये कह दे कि ए लिमिटेड के 59% शेयर्स बी लिमिटेड के पास हैं, बी लिमिटेड के 97% शेयर्स यूके गवर्नमेंट के पास हैं, 100% होने चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है। अगर वो ये कह दे कि एक्स लिमिटेड जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी, 29 जून को डी लिस्ट हुई है, तो साल के आखिरी दिन लिस्टेड नहीं थी, वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी। सजी बात समझ में आ गई है। और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन तो बहुत मुश्किल है, जल्दी से पढ़ लें। कंपनी ना हो वो, जो पब्लिक कंपनी ना हो वो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई, जो पब्लिक कंपनी ना हो वो प्राइवेट कंपनी है। सर जी E5 का पार्ट ए आपके नोट्स में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, आपने इसको करके आना है। मंडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जो स्लॉट आपके पास अवेलेबल हो आपने उस पर टेस्ट परफॉर्म करना है, क्लास एज पर रूटीन होगी। डन सर जी, आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।